बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश पर। मैं आपके प्यारा भाई गुड्डू सर। बायोलॉजी की कक्षा लेकर हम शुरू हैं और हमें पढ़ रहे थे पादप जगत, और पादप जगत में हम थैलोफाइटा पढ़े थे। और थैलोफाइटा का जो मुख्य उद्देश्य उदाहरण होता है शैवाल। ऐसे थैलोफाइटा का एक ही उदाहरण है मुख्य रूप से शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु भी हम यही कंप्लीट करते हैं, यह भी थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग आज जो है पिछले कल वीडियो में आपको शैवाल पढ़ा दिए थे, आज जो आप लोगों के हम कवक पढ़ाएंगे। और कवक को ये आपको किस में आएगा सर? तो ये सभी थैलोफाइटा में आएगा। थैलोफाइटा किस में आता है सर? तो थैलोफाइटा पादप जगत में आते हैं। पादप जगत, पादप जगत की दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम है पुष्पोद्भिक और एक का नाम है अपुष्पोद्भिक। जो फूल वगैरह नहीं देते हैं, फल नहीं देते, अपुष्पोद्भिक होते हैं। वे उसी में से अपुष्पोद्भिक में से ये चीज़ है। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से चीज़ों को समझने की, कंस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश करिएगा कि थैलोफाइटा में ही दूसरा उदाहरण जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका कवक है। एग्जाम्पल 2 जो इसका है, जो कि मुख्य, अब पहला क्या था भैया? शैवाल पढ़ा दिए थे। तो अब हम लोग कवक, और कवक को फंजाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फंगी या फंजाई बोलेंगे। इतनी बात आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे कवक के अध्ययन को स्टडी ऑफ फंजाई या कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। तो इसकी अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो इसकी अध्ययन को हम सर माइकोलॉजी के नाम जानते हैं, या इसी को हिंदी में आपका कवक विज्ञान कहते हैं, माइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाएगा दोस्तों? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या बोलेंगे दोस्तों? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे कवक जो है उसका भोजन जो संचित किस रूप में होता है? तो कवक का जो फूड है, कवक का जो भोजन है, यह संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में इसकी भोजन संचित होते हैं। किसकी भोजन संचित होते हैं? कवक का भोजन। क्या हाँ संचित होगा? तो कवक का भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में आपका संचित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन के रूप में किसकी भोजन होते हैं संचित? कवक का। अब एक बात याद रखना, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। तो अगर क्वेश्चन कवक की कोशिका भित्ति से रहे तो याद रखना दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो समझने की प्रयास करिएगा, काइटिन की बनी होती है। ये कुछ इनके बात है। कवक से कुछ रोग होते हैं, कवक से कुछ प्रमुख रोग जो एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। तो 2 रोग होते हैं, एक रस्ट होते हैं और एक अस्मट होते हैं। तो एक रोग सरसों के पौधा में होते हैं और सरसों के पौधा में रस्ट होते हैं, और एक गेहूं के पौधा में होते हैं और गेहूं के पौधा में अस्मट होते हैं। तो क्या क्या याद रखना है? रस्ट और अस्मट। रस्ट और अस्मट आपको याद रखना है। मतलब कि सरसों के पौधा में रस्ट होते हैं और गेहूं के पौधा में अस्मट होते हैं, ये 2 बीमारी। अब एक बात याद रखना कि सर कवक है क्या? किसको कवक कहते हैं? तो कवक जो है नमी वाले स्थान में पाया जाता है। और यहाँ पे कवक का रंग कैसा होता है? तो हरा बिल्कुल नहीं होते, वाइट टाइप के होते हैं, हरा नहीं होते हैं। और जब हरा नहीं होंगे तो यह क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाएगा, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होंगे। अब जब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होंगे तो इसमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाएगा, और जब इसमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है तब इसमें जाइलम और फ्लोएम का भी काम नहीं होगा। मतलब कि ना तो इसमें जाइलम का काम होगा और ना ही सब हम पढ़ाए हुए हैं फ्लोएम की काम होगा। ये कुछ भी काम नहीं होगा क्योंकि इसका कलर हरा नहीं है। अब एक बात याद रखना दोस्तों, अब एक चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि सर कवक अपना, जब आप ही बताएं सर कि जब हरा नहीं होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होते हैं, तो क्या कवक अपना भोजन खुद बनाएगा? तो कवक अपना भोजन जो है खुद नहीं बनाता है, यानी कि, और जो भोजन खुद नहीं बनाता है उसे परपोषी कहा जाता है। तो यह किसकी उदाहरण बनेगा दोस्तों? तो यह परपोषी का उदाहरण,
परपोषी किसको कहते हैं? जो खाना अपने ना बनाए, दूसरे पर आश्रित रहे, जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं, भोजन के लिए दूसरे पर क्या होता है? आश्रित होते हैं, उसे हम परपोषी कहते हैं, परपोषी कहते हैं। जो लोग घर में रहते होंगे आप लोगों में से, वो खाना खुद नहीं बनाते हैं, मम्मी बनाती है, परपोषी। लेकिन डेरा में जाइएगा खाना खुद बनाएगा, स्वपोषी। ऐसे मतलब उदाहरण समझा रहे हैं, यानी कि हम लोग सब अपने स्वपोषी में आते हैं, ये आपकी परपोषी इसी को कहेंगे। अब इस रियल बात हमको समझा दीजिए कि कवक कहाँ उगेगा, कवक कहाँ पाया जाएगा? तो कवक नमी वाला स्थान पर पाया जाता है। नमी वाला स्थान का मतलब से कहाँ पाया जाएगा? तो क्या याद रखना है? नमी वाला स्थान पर पाया जाता है, नमी वाला स्थान पर पाया जाता है। कौन? कवक। जहाँ पानी का थोड़ी बहुत मात्रा होती है, नमी टाइप के होते हैं, वहाँ कवक। इस सच्चाई बताइए ना, अपने देहाती भाषा में समझाइए, तो कवक ककरा कहेंगे? तो कवक सुनिए दोस्तों, अगर जीवन समान गुजरता होगा तो डेरा उरा में आप रहते होंगे, तो रूम वूम छुट्टी उट्टी, दिवाली की छुट्टी, कोरोना की छुट्टी कम है, लॉकडाउन की छुट्टी में घर जा रहे होंगे, तो गलती से रतिया वाला काक रोटी बच गया होगा, और रतिया वाला का रोटी बच जाता है ना, तो कहीं रख दीजिएगा तो नमी वाला जगह पर, तो धीरे धीरे उजला टाइप के उसमें लग जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, उसको हम लोग गाँव में कहते भुआ जाना। भुआ जाना मतलब समझ है, जैसे कि उधर रोटी उटी है, हाँ है। अब यहाँ देखो दोस्तों, मैं दो उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक तो ये रोटी है, रोटी जानते हैं ना, इंग्लिश मीडियम में इसको ब्रेड कहते हैं। ये रोटी सूखा हुआ रोटी है। अभी रोटी सूखा हुआ है, इसको 5-6 दिन हम कहीं छोड़ दिए, गलती छूट गई, अभी हम पढ़ा नजर आया तो मिला लें, और इसको छोड़ दिए 5-6 दिन, तो इसमें उजला टाइप के आ जाएगा, यही कवक हो जाएगा। सेम, और इसको नमी जगह पर रखेंगे। सेम देखिए, वो बैगन है, हम 7 दिन पहले घर से आए थे, तो ये बैगन को लेकर आए थे, और ये बैगन जो है गलती से वो रह गया था, और ये बैगन अपने आप इसमें नमी होती है, और एक कहीं इसे खचिया मोना में रखा हुआ था। आप ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर में वाइट कलर का लगा हुआ है, वाइट दिख रहा है, वाइट कलर का इस टाइप का लगा हुआ है। मतलब यही क्या है? यही कवक है। बात समझ में आ गया? यही क्या है? कवक है। अब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है दोस्तों? कवक है, जो वाइट लगा हुआ रहेगा। अब एक और बात समझाए ना सर, गांव में कुछ होता है कि मिठाई बना ना घर में, तो ढेर दिन तक रह जाएगा, तो भुआ जाता है, उसको बोलते हैं ना भुआ गया, पुआ भुआ गया, मिठाई भुआ गई, लड्डू उड्डू भुआ जाता था। हमने गाँव में उसको हटा देते भुएला को, फिर मार लेते, ठीक है लगता है ना। खास करके महिलाएं गजबे की उनका कंडीशने अलग होता है भाई। महिला लोग घर में आए, बहू पहली बार बहुरिया आई, तो मिठाई अपना नैहर से लेके आएगी ना, तो क्यों देती नहीं, भौजाई लोग सब, और वो नैहर से लेके आती क्यों देवे नहीं करती ससुरी कहीं के। अब क्या होता है, अगर बक्सा में धीरे वो खाती भी नहीं है, क्या घर में बड़ी लंबे हम लोग परिवार होते हैं, मतलब बड़ा फैमिली होते हैं, वो खाएगी भी कैसे खाएगी भाई, कोई देख लेगा तो मांगना पड़ेगा। तो अगर सोहारा, किशमिश, गौरी, कभी छेना उना, मिठाई, लड्डू उड्डू सब भुआ जाता है। पुआ हुआ, सबसे पुआ लेकर आती तो बक्से में रख रहेगी, अब भुआ भी जाएगा और सड़ाइन भी लगेगा, भगवाइन लगेगा देखने में। मतलब कि वही जो बुझला टाइप के होती है, वही सच्चाई में क्या है? कवक है। और पूरा भुआ जाएगा तो या तो फेंक देगी, या तो बोलेगी देखिए ना बाबू, बड़ी दिन से हमारा पते न था, ये बक्सा में रखल था, एरा सब खा जाइए। चुचुंदर हम लोग तो होवे करते हैं, वो ऊपर लग उजर कर हटा देते हैं और वो निगल जाते हैं, कवक हटा के निगल गए। वही क्या होता है? कवक होती है। वही क्या होता है? आपका फंजाई होती है। बात समझ में है? कितनी चीज़ समझे अभी तक? कुछ कवक वो आपका कहाँ भोजन जो इसका संचित रूप के क्या कहें? ग्लाइकोजन कहलाता है। अब कवक को अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। कवक कौन कौन रोग मुख्य रूप से जैसे रोग हम और पढ़ेंगे, सरसों में रस्ट नामक रोग, गेहूं में क्या? अस्मट नामक रोग। कवक के हरा होता है? नहीं हरा होता है सर, हरा नहीं होता, व्हाइट टाइप के होते हैं, इसलिए इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? बिल्कुल नहीं पाया जाता है। जब क्लोरोफिल नहीं पाया, प्रकाश संश्लेषण भी इसमें नहीं होगा, और जब प्रकाश नहीं तो संवहनोत्तक भी नहीं होगा, तो इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा। और यह जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो परपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये कहाँ बनते हैं? तो नमी वाला स्थान में। गाँव में इसको क्या बोलते हैं? भुआया जाता है। भुआ हो जाए, अभी आपको उदाहरण के साथ हम समझाएं। अब थोड़ी सी बात याद रखना कवक के टाइप्स के बारे में। अब कवक की थोड़ी सी प्रकार समझते हैं। तो कवक जो होते हैं वो आपका 3 प्रकार के हमें पढ़ना है।
कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या पढ़ना है? कवक पढ़ना है। इतनी बात तो सबको याद ही हो गया होगा। अब यहाँ पे कवक जो है वो आपका 3 प्रकार से पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। किसको जी? कवक को जी। कितने प्रकार से जी? 3 प्रकार से जी। अब यहाँ पे कवक 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहला कवक को मशरूम कहा जाता है, मशरूम। और मशरूम के बारे में आप जानते ही होंगे, क्या बोलते हैं भाई? मशरूम बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होते हैं उसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट। क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे। और फिर जो है यह पेनिसिलिन बोलते हैं, पेनिसिलिन। समझ में आया? पेनिसिलिन। अब यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या क्या ध्यान से चीज़ को समझेंगे सर? पेनिसिलिन की बात होगी, उसके बाद आपका सबसे पहले मशरूम की चर्चा करेंगे, ईस्ट की चर्चा करेंगे और पेनिसिलिन की चर्चा करेंगे। अब 3 बातें। मशरूम क्या होता है सर? सबसे ज़्यादा जो आपका मात्रा में पाया जाता है वो आपका मशरूम ही होता है। मशरूम को एक और नाम है कुकुरमुत्ता कहा जाता है इसको, इसे कुकुरमुत्ता टाइप के। एक कुकुरमुत्ता भी इसको कहेंगे, पर लिखेंगे नहीं, बस याद रखना। अब यहाँ पे कुकुरमुत्ता हमने गांव में क्या होता है ना, गांव में अगर पता नहीं कि भाई बिहार है तो बिहार है, हिंदुस्तान में हर 2 किलोमीटर भाषा चेंज हो जाता है, ऐसे मशरूम है। और यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध कवक यही है, सबसे प्रसिद्ध कवक। होटल वगैरह में जाइएगा तो बोलना हमको मशरूम का सब्जी दो, सबसे प्रसिद्ध कवक है और बहुत महंगा इसका सब्जी मिलते हैं। सबसे प्रसिद्ध कवक यही है। अब क्या होते हैं मशरूम सर? मशरूम क्या होते हैं ना कि पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे जानते हैं ना, पेड़ पौधे में कहीं कहीं पर एक पूरा लंबे टाइप के छतरी टाइप के ऐसे लगल रहेगा, ऐसे टाइप के ऐसे हैं और ऐसे छतरी रहेगा। हमने इसको क्या करते थे कि इसको फोड़ते थे, बड़ा मजा आता था छतरी को फोड़ने में, पतरे पतरे रहेगा एकदम, यही मशरूम कहलाता है। कुछ मशरूम जहरीले होते हैं लेकिन कुछ मशरूम खाने वाला होते हैं। खाने वाला जो मुख्य मशरूम होते हैं वो ज़मीन पर डायरेक्ट उग जाते हैं। हमने बचपन में, पहले बचपन जब थे तो रात में पूरा पानी पड़ा तो पूरा बाजरा जब ठनका तो हम लोग बाद में मतलब खेत में जाते थे, वो वही वैसा खेत जहाँ पे किसी भी तरह कृषि नहीं होता है, उपजाऊ है पर परित रहता है, जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं। तो वहाँ जाते तो बीच खेत में उजला उजला टाइप के गोल गोल बना हुआ रहता था, वही क्या है? वही मशरूम है, जिसको हम लोग की तरफ, पता नहीं आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं, खुखरी जिसको बोलते हैं, खुखरी है ना, एक खुखरी मशरूम होता है। तो यह क्या होता है कि पेड़ पर भी उग जाता है और यह पेड़ पर उगते हैं। और गोबर समझते हैं ना, काऊ लेटरिन को गोबर कहते हैं, गाय के जो लेटरिन गाय भैंस बैल के होता है उसको गोबर कहते हैं। ये गोबर पर उग जाते हैं, इसलिए हमने उसको गाँव में गोबर छत्ता कहते थे। इसको नहीं खाते थे, एक पेड़ पौधे पर उगता था उसको खाया जाता था और एक जमीन पर उगता था उसको खाते थे। तो यही आपका क्या हुआ? मशरूम। अब एक बात याद रखना, गोबर पर जिसको गोबर छत्ता, गोबर नहीं जानते हैं, गोबर को इंग्लिश में बोलते हैं काऊ डंग केक, ये फिश में पढ़ाते हैं काऊ डंग केक। अब भाई एक बड़ा इसका गजब कहानी है। एक बच्चा जो है, अमेजोन पर भी सब चीज़ उपलब्ध है, तो काऊ डंग केक भी उन्होंने, एक लड़का ने क्या किया, लड़का नहीं लड़की थी, ससुरी जब बेकलोलिया सब लड़की ये सब होती है, केक समझ के उसको ऑर्डर कर दिया और वो पूरा पैकेट टू किट में आया। गोबरा मतलब उसको गोईठा जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, गोबर पूरा पैक उक में आया और गोबर पूरा गीला होता है, जानवे करते हैं। और वो ससुरी उतना नहीं चेक करके देखते तो कड़वा लगा, तो उसको लगा नया प्रकार के केक है, तो दबा के मारते हैं और खाई तो उन्होंने अपना खुदे लिखे थे कि लूज मोशन हो गया, समझ रहे हैं ना। तो गोबरा खाएंगे तो लूज मोशन नहीं होगा। फोटो देखते हैं ना, कुछ लोग फोटो लंदन में पढ़ रही है तो देखेगी कि भाई गाय गोबर है तो वो फोटो खींचेगी, यार क्या है ये, तो इसको कहते हैं ना काऊ लेटरिंग, है ना, भैंस लेटरिंग इसको कहते हैं। भैंस को देखेगा तो ये क्या है, तो भैंस को ब्लैक ब्यूटी बोलेगी, अरे यार ब्लैक ब्यूटी है ये, है ना। तो ये आपका, यही आपका मशरूम होता है। गोबर छत्ता, गोबर पर भी उगते हैं, ये पेड़ पौधे पर उगते हैं और जमीन पर भी उगते हैं। और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन मशरूम में, तो उसके बाद सोयाबीन तो दाल में, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो मशरूम में प्रोटीन की मात्रा दोस्तों क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन की मात्रा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। किस में? मशरूम। कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता। अब यहाँ पे अगला है ईस्ट। क्या? ईस्ट। ईस्ट को खमीर कहा जाता है, खमीर। इसको एक और नाम क्या है, खमीर। किसको? ईस्ट को। अब समझिएगा कि ईस्ट क्या है सर।
तो यह आपका इष्ट की आकार सरसों की दाना की तरह होती है। कैसा होता है? सरसों देखे ना, तो सरसों की दाना की तरह इसकी आकार होती है। तो सरसों की दाना की तरह इसकी आकार होती है, सरसों की दाना की तरह। तो याद रखना, सरसों की दाना की तरह किसकी आकार होती है दोस्तों? खमीर की। खमीर की आकार सरसों की दाना की तरह होती है। अब यहां पे ध्यान देना दोस्तों, खमीर की आकार कैसा होगा? सरसों की दाना की तरह। खमीर क्या करता है सर? किसी खमीर को मिलाकर किसी भी वस्तु को सड़ाने या गलाने में प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु को सड़ाना है, गलाना है तो खमीर मिलाना है या इष्ट मिलाना है। कोई वस्तु के सड़ाना गलाना है तो क्या मिलाना है दोस्तों? खमीर मिलाना है। हम खमीर को मिला देंगे तो वस्तु सड़ या गल जाएगी, खमीर को मिला देंगे तो वस्तु सड़ या गल जाएगी। समझ में आया? अब यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। अब कैसे सड़ाना गलाना है सर? एक बात याद रखें दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पे सब कुकुरमुत्ता कर रहा है। होता सच्चाई में क्या है भाई साहब कि एक समस्या आ जाता है कि जैसे जिलेबी उलेबी देखें, जिलेबी नहीं जानते, राष्ट्रीय मिठाई है जी। और जिलेबी को जो जिलेबी बनाता है वो मैदा को रतिये से सड़ावित रहता है। रतिये को मैदा में पानी डाल के उसमें खमीर या इष्ट मिलाता है और भोरे वो सड़ जाता है। उसके बाद लेता है वो ऐसे कढ़ाई रहता है और आप जानने करते हैं खूब बढ़िया से, और ऐसे करके गोल 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 ऐसे करता है, ऐसे काट देता है। मतलब कि जो जिलेबी वाला सड़ता है मैदा, उसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? इष्ट मिलाया जाता है। किसी चीज को सड़ाने या गलाने के लिए हम क्या मिलाएंगे? इष्ट मिलाएंगे। अब एक बात याद रखना दोस्तों, जैसे कि एक आपका अंगूर है और अंगूर के साथ कोई और फल को हमें करना है, मतलब अंगूर है कोई और फल है और इसको हमको सड़ाना है। तो हम सड़ाना है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सड़ाना है। तो इसी को हम लोग सड़ाएंगे तो क्या डालेंगे? सड़ाएंगे हम तो हम डाल लेंगे इष्ट। क्या डालेंगे? इष्ट। और सड़ गल के कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। अब यहाँ पे इसके अगर हम सड़ाने की क्रिया को एक नाम दिया गया, किण्वन की क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया दोस्तों? किण्वन की क्रिया। अब इसको हम लोग किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। किसी चीज को सड़ाना, जैसे अंगूर फल वगैरह मिलाकर और पूरा इष्ट डालकर इसमें इष्ट डाल दिए और इष्ट डालने के बाद कुछ ना कुछ बना होगा और वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? किण्वन। मतलब कि अगर उसमें सड़ाएंगे गलाएंगे तो विधि कहलाएगा किण्वन, और उस सड़े गलेगा कब? जब उसमें डालेंगे इष्ट या खमीर तब। अब एक बात याद रखना दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात याद रखना मेरे भाइयों, अब क्या होते हैं कि अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट का मतलब शर्करा, मतलब इसको खाने वाला हो, यदि उसको हम लोग किण्वन विधि से, अगर हम लोग उसको किण्वन विधि से सड़ाएंगे तो इष्ट डालेंगे तो बनता है इथाइल अल्कोहल। अब सुनिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब खाने वाला चीज, अगर हम इष्ट डाल दिए और इसको किण्वन विधि से सड़ा दिए तो क्या बनेगा? क्वेश्चन पूछता है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H3OH और यहाँ पे गंध आता है, किसका गंध आता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब कि अगर हम सड़ाएंगे तो कुछ ना कुछ तो गमकेगा। अगर जिलेबी के दुकान पर जाएगा तो मैदा गजबे टाइप की धमक रहा होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गमक जाता है। अगर मान लेते कि एक बर्तन ले, बर्तन में पूरा की पूरा फल ला के डाल दे और इष्ट डाल दे और उसको 3-4 दिन के बाद खोलेंगे तो बदबूद मारेगा कि नहीं मारेगा? एकदम मारेगा। अब यहाँ पे एक दोस्तों याद रखना, शराब उराब आपके गांव में होते हैं तो शराब अगर बनते देखें महुआ के, तो लोग क्या करता है? महुआ को ड्रम में बोझ के रखता है और उसको खूब सड़ाता है। उसमें क्या डालता है? इष्ट डालता है और उसके बाद शराब बनाता है। तो याद रखना भाई साहब कि ये जो आपका शराब बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इष्ट का प्रयोग करते हैं। इष्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शर्करा खाना चाहिए, महुआ को हम क्या करेंगे? महुआ लाएंगे, महुआ समझते हैं ना, और महुआ में इष्ट डालेंगे, इसको किण्वन विधि से क्या होगा? सड़ाएंगे, ये क्या हो गया? शराब। लेकिन सर अब जमाना फास्ट हो रहा है सर, अब जमाना दोस्तों फास्ट हो चुका है। अब क्या होता है कि हम 20 दिन अब बोझले रहेंगे महुआ के? नहीं, हमें फास्ट में तुरंत सड़ाना है। तो उसके लिए एक एंजाइम आया दोस्तों, उसका नाम है जीमेज एंजाइम। क्या नाम है? जाइमेज। तो अब यहाँ पे इसको किण्वन को फास्ट करने के लिए जाइमेज एंजाइम का हम प्रयोग करते हैं। जाइमेज एंजाइम का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है? फास्ट करता है, किण्वन क्रिया को क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। ये तो आपका इथाइल अल्कोहल समझ गया।
लेकिन कभी कभी एक होता है मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब कभी कभी क्या होता है ना, एक होता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जहरीला शराब होती है, इससे लोग मर जाते हैं या फिर लोग लू लांगड़ आंधर वगैरह हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। इतनी सारी चीज़ हमें किसके बारे में समझना था। और एक बच गया पेनिसिलिन। और आप सभी को पता है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो याद रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन का खोज किया था। कौन खोज किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो याद रखना दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किसका खोज किया था? पेनिसिलिन का। ये करता क्या है सर, अगर पेनिसिलिन को आपको हम खिला दे और खूब डांटा उसे उठा के पीटे, पत्ते नहीं चलेगा भाई कि क्या हो रहा है, बेहोश वोश लोग करता ना, तो इसी को जो सुइया दी दे रहा है बेहोश कर रहा है प्रेशर, तो ये सब इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो 3 कवक हो गया। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। पहला क्या? मशरूम। सबसे प्रसिद्ध कवक कौन है? मशरूम। क्या होता है समझा दिए। इसमें क्या होता है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर क्या आया? ईस्ट। ईस्ट को क्या बोलेंगे? खमीर। आकार कैसा होता है दोस्तों? सरसों की दाना की तरह। किसी वस्तु को सड़ाने के लिए हम क्या मिलाते हैं? ईस्ट। और जब वस्तु सड़ेगा तो क्रिया क्या कहलाएगा? किण्वन की प्रक्रिया कहलाएगा। और किण्वन की प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए हम क्या बोलते हैं? जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। शराब किस विधि से बनता है? किण्वन विधि से। शराब बनाने के लिए हम क्या डालते हैं? ईस्ट डालते हैं। फास्ट बनाने के लिए क्या? जाइमेज एंजाइम। यही आपका जितना भी ग्लूकोज को किण्वन विधि से इस डाल को सड़ाएंगे तो क्या कहलाएगा? इथाइल अल्कोहल। और कौन सी गंध देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि यदि हम किसी वस्तु में ईस्ट को डालेंगे तो वो सड़ गल जाएगा तो कैसा गंध देगा? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे निकलेगा। मिथाइल अल्कोहल क्या है? जहरीली शराब है। इतनी प्रकार। अब ये क्या है? पेनिसिलिन। खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर। इससे क्या होता है? खाने के बाद कितनों पीड़ित दर्द वगैरह नहीं होगा। समझ में आ गया। अब इसका जो है वह हमें समझना है। इसका एक और उदाहरण, एक तो कवक हो गया पहला, शैवाल, कवक, और एक है आपका सैक है। सैक मतलब इसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं, कहीं कहीं लिचेन भी बोलेगा, है ना? क्या बोलेंगे? लिचेन या लाइकेन। अब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब मैं चीज़ों को ध्यान से समझिएगा लाइकेन और या लिचेन के बारे में। कहना क्या है दोस्तों, तो आपका एक होते हैं सैक, और हम सैक को क्या बोलते हैं? तो सैक को लाइकेन बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको हिंदी में अधिकांश सैक बहुत कम रहेगा, लाइकेन ही लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन भी लाइकेन से रहेगा, बस हम आपको जानकारी के दे दिए कि इसको सैक भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि अभी अभी हम शैवाल पढ़े और अभी अभी हम आपको कवक पढ़े। शैवाल पहले पढ़े, कवक पढ़ ले। शैवाल और कवक के बीच सहजीवन संबंध, मतलब यह इसको सपोर्ट करता है। और जहाँ पर भी ऐसे रहेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो उसे बायोलॉजी में बायोटिक रिलेशन या सहजीवी संबंध कहते हैं। अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है। आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि शैवाल और कवक हमारे दोनों में कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध। और ये शैवाल और कवक ही क्या बनते हैं? लाइकेन बनता है। क्या बनता है दोस्तों? लाइकेन। इसीलिए लाइकेन को कहा जाता है शैवाल और कवक की संयोजक कड़ी। संयोजक कड़ी मतलब कि शैवाल और कवक की संयोजक कड़ी होते हैं। शैवाल और कवक की संयोजक कड़ी लाइकेन को कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे में संबंध में होते हैं। और आपकी कौन सी संबंध है? सहजीवी संबंध। और इस शैवाल और कवक अब दूसरे में आपका संबंध होने से कारण क्या बनता है? लाइकेन या सैक का निर्माण होता है। अब यहाँ पे सैक का तो हो गया, इसको शैवाल और कवक को कौन सी कड़ी बोलेंगे? संयोजक कड़ी। एग्जाम में यही लिखा हुआ मिलेगा। और यह शैवाल और कवक दोनों कैसा संबंध बनाता है? बायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध बनाता है। और यहाँ पे हमें लाइकेन बनता है इसी शैवाल और कवक से। अब यहाँ पे दोस्तों चीज़ों को समझिएगा। अब यहाँ पे दोनों की मिक्स होते हैं शैवाल में, कवक को और आपका शैवाल और कवक की मात्रा लाइकेन में मिक्स होते हैं। अब अगर पूछेगा कि बताओ कि यहाँ जो आपकी जो यहाँ लाइकेन है इसकी कलर कैसा होता है, तो रियल रूप में कहा जाए तो इसकी कलर ब्लू होता है। ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू। ब्लू को हम क्या बोलते हैं? नीला रंग का ये होता है। किस रंग का होगा? नीला रंग का होगा। लाइकेन का कलर कैसा होगा? सैक का कलर कैसा होगा? लाइकेन होगा। लेकिन अगर ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा उस एरिया में जहाँ पे आपका लाइकेन है, तो इसकी कलर आपका वाइट हो जाता है। वाइट कब होगा? वाइट मतलब सफ़ेद। वाइट कब होगा? जब जिस एरिया में लाइकेन है
वहाँ पे प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा हो जाने पर, प्रदूषण की मात्रा क्या हो जाने पर, ज़्यादा हो जाने पर कलर कैसा हो जाएगा, तो कलर वाइट हो जाएगा, कलर सफ़ेद हो जाएगा। इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होगा, प्रदूषण की मात्रा। इसीलिए इससे पता चल जाता है कौन प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इसीलिए वायु प्रदूषण का इंडिकेटर कहा जाता है या वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। तो वायु प्रदूषण का इंडिकेटर या वायु प्रदूषण का सूचक जो है वह हम किसको बोलेंगे दोस्तों, तो वायु प्रदूषण का सूचक भी लाइकेन को कहा जाता है। क्योंकि जब आपका वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा इसका कलर अपने आप वाइट होने लगेगा, तो जब इसकी कलर वाइट होने लगा तो समझिए कि आपका यहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा हो गया, अर्थात इंडिकेट का काम कर दिया। बात समझ में आई क्या। अब एक बात याद रखना है, ये जो आपका लाइकेन होता है ना, वो आपका दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के लाइकेन होंगे। पहला लाइकेन जो कहा जाता है उसे ग्राफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स, इंग्लिश में सेम नाम है। अभी ग्राफिक्स का मतलब आपके रेट में अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर लेने जाइएगा तो आपसे पूछेगा कि कितना जीबी ग्राफिक्स चाहिए, ग्राफिक्स आ गया है। ग्राफिक्स कहने का मतलब कि कलर, पेंट, और आपका क्या कर सकते हैं उसको लैपटॉप में कलर के लिए आप कोई चित्र बनाइएगा, कोई डिजाइन बनाइए, कोई गेम वगैरह खेलेगा तो ग्राफिक्स है। और एक होता है असीमिया, क्या होता है, असीमिया। तो एक तो आपका ग्राफिक्स हो गया और एक आपका हो गया असीमिया। समझ में आया ना, असीमिया। अब ग्राफिक्स तो समझ में आ गया। अब ये ग्राफिक्स का जो बेसिक कलर होता है वो आपका कैसा होता है, इसका भी बेसिक कलर ब्लू होते हैं, ब्लू होते हैं। मतलब कि लाइकेन या ग्राफिक्स का बेसिक कलर क्या होता है, ब्लू। ब्लू को हम क्या बोलते हैं, नीला। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में एक बात पढ़ना था। केमिस्ट्री में क्या बात पढ़ना था, केमिस्ट्री में पढ़े थे कि अम्ल जो है लिटमस पत्र को, अब यही ग्राफिक्स से एक पत्र बनता है, इसी को लिटमस पत्र का, इसी से लिटमस पत्र प्राप्त होता है। इसी से क्या होता है, लिटमस पत्र प्राप्त होता है। लिटमस पेपर या लिटमस पत्र इसी से प्राप्त होता है। और लिटमस पत्र, ये लिटमस पत्र का जो बेसिक कलर होता है ब्लू होते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा ब्लू होते हैं, नीला होते हैं। किसका, लिटमस पत्र का। और लिटमस पत्र का बेसिक कलर कैसा होगा, तो लिटमस पत्र का बेसिक कलर होगा ब्लू, मतलब कि नीला होगा। लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ते थे अम्ल जो है लाल, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसे पढ़ते थे। तो यह आपका लिटमस पत्र लाल कब होगा, जब उसमें अम्ल मिलाया जाएगा। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, दो बात याद रखना, अनिल, और एक बात याद रखना, छलानी। अनिल की गर्लफ्रेंड का नाम है छलानी। अब अनिल से कैसे याद रखना, अ से याद रखना अम्ल, अ से क्या याद रखना, अम्ल, और नी से नीला और ल से लाल। मतलब कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। रियल में लिटमस पत्र का कलर कैसा होता है, नीला, तो नीला है। लेकिन जब अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, लाल। तो लिटमस पत्र कब लाल होगा, जब उसमें अम्ल डालेंगे। लेकिन क्षार इसका उल्टा करता है। क्षार जो है, जो ये लाल बनाया, तो क्षार जो है उस लाल को वापिस फिर नीला कर देगा। तो छ से क्षार, ल से लाल लिटमस पत्र और नी से नीला, मतलब क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बात समझ में आया। ये हमारा ग्राफिक्स का काम हुआ। ग्राफिक्स से क्या प्राप्त है, लिटमस पत्र प्राप्त होते हैं। अब ये चीज़ों को समझने की हम कोशिश करते हैं। लाइकेन किससे बनता है, शैवाल और कवक के सहजीवन संबंध से बनता है। अब अगला क्या है, असीमिया नामक है। क्या दोस्तों, असीमिया। अब यहाँ पे असीमिया समझिएगा, असमिया, असीमिया नहीं, इसको असमिया लिखना बढ़िया बात है। अच्छा, असीमिया रहे दो, असमिय होते हैं। अब क्या होते हैं ना कि असमिया से दवा बनाया जाता है। किसका दवा बनाया जाएगा, तो डीपीटी का नाम सुने होंगे, डीपीटी। ये डीपीटी का नाम सुने होंगे। डी से होता है डिप्थीरिया, क्या होता है, डिप्थीरिया। और पी से एक रोग है, पी से एक रोग है, उसको इंग्लिश में पी से रोग को हम लोग फर्टीज रोग करते हैं या फर्टीज कहते हैं, PURTI। अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश में गड़बड़ कोई दिक्कत है, इसको रियल में हिंदी में जो कहते हैं काला खांसी या पुटीज या काला खांसी बोलते हैं, काला खांसी। अब क्या हो गया, टी बचा। अब टी से क्या होता है दोस्तों, तो आपका टीटोरस या टीटनस, जिसको हम लोग बोलते हैं टीटनस। तो बस याद रखना है
इसी का दवा किस नामक से आपका बनता है, असीमिया नामक, मतलब कि असीमिया नामक से यही आपका बनता है। इसकी दवा बन जाता है डिप्थीरिया का, काली खांसी का और आपका टिटनेस का। किससे बनता? असीमिया। एक किसकी थी? शैवाल थी, सॉरी बोले लाइकेन थी। लाइकेन का प्रकार, लाइकेन कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला क्या हो गया? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स से क्या बनता है? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र का रियल कलर कैसा होता है? नीला। अम डालन क्या होगा? लाल। और फिर छाड़न क्या हो? नीला हो जाएगा। अब ये क्या? असीमिया। असीमिया से क्या बनता है? तो रिपीट याद रखना। डी से क्या आता है? डिप्थीरिया। पी से आपका पर्टीच है, इसको काली खांसी बोलते हैं, काला खांसी जो भी बोलते हैं। और टी से क्या आता है? टिटनेस। इस सब का दवा बनाने में, क्या करने में? दवा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, दवा बनाने। बात समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में अच्छी से आ गया होगा। अब थोड़ी सी और इंतजार करिए, 2-3 मिनट की और कंसेप्ट है, एक आपका इसको अलग से कहाँ पढ़ाएंगे। अगला जो है, इतनी बात हो गया। अगला थैलोफाइटा का एक उदाहरण था जिसका नाम था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहे तो जीवाणु नाम था उसका, थोड़ी सी फास्ट में समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे बैक्टीरिया कहे मतलब क्या दोस्तों? जीवाणु समझिएगा। अब इसको एक और उदाहरण बच गया, क्या था? जीवाणु बच गया था। ये पूरे के पूरे अपुष्पोद्भिक वाला मामला कंप्लीट हो जाएगा। अब पुष्पधिक या आपका नग्न बीजी वाला मामला हम लोग करेंगे। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करेंगे। अब यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? बैक्टीरिया का खोज 1683 ईस्वी में एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। एंटनी वॉन लीवेनहॉक, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। किसका खोज किया था? बैक्टीरिया का खोज किया था। कौन किया था? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। अब यहाँ पे बैक्टीरिया का खोज एंटनी वॉन लीवेनहॉक। अब यहाँ पे बैक्टीरिया से हमें लाभ भी है तो कुछ हानि भी है। अब यहाँ पे जानवर का पाचन करने में जो आपका बैक्टीरिया का, जो जानवर का आंत में बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए जानवर के आंत में होते हैं, इसलिए जानवर किसी चीज़ को आसानी से पचा लेता है। और आपको पता है कि एक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का आप नाम सुने होंगे, लैक्टोबैसिलस। और आपको पता होगा कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो आपका दूध से दही बनाने में काम आता है। तो दूध से दही बनाने में कौन सी जीवाणु काम होते हैं? लैक्टोबैसिलस। एक होता है आपका, इसका उपयोग और कहाँ करेंगे? तो एक तो पहला उपयोग दूध से दही बनाने में कर दिए, दूसरा उपयोग हम कहाँ करें? जानवरों के आंत में पाया जाता है, जानवर के आंत में पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। इससे क्या होता है? तो जानवर का पाचन क्रिया बढ़िया होता है। जानवर की कौन सी क्रिया? डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया होती है। अब तीसरा उपयोग इसका हम क्या पढ़ सकते हैं? तीसरा उपयोग चमड़ा उद्योग में हम लोग करते हैं। कहाँ करते हैं? चमड़ा उद्योग में। चमड़ा उद्योग में क्या करेंगे? टैनिंग करने में। अभी टैनिंग शब्द क्या है सर? टैनिंग शब्द उसको कहेंगे दोस्तों जो चमड़ा को, जैसे चमड़ा उद्योग में चमड़ा का सामान बनेगा, पर्स वगैरह बनता है, लेडीज़ पर्स जो महंगा होता है 3 लाख रुपये 4 लाख में, वो पर्स आपका चमड़ा का बना होता है। तो चमड़ा उद्योग में गाय भैंस का चमड़ा होगा, सुअर का चमड़ा होगा, बकरी का चमड़ा होगा, तो उसमें बाल रहेगा। तो उस बाल को साफ करने के लिए पूरा गर्म कर खौला बाल को गंदगी हटा के सिर्फ चमड़ा निकालना प्रक्रिया क्या कहलाता है? टैनिंग की प्रक्रिया कहलाता है। फिर सुनिएगा, सारी गंदगी को निकालना किस प्रक्रिया कहलाएगा दोस्तों? टैनिंग की प्रक्रिया कहलाएगा। अब ये क्या है? दलहन फसल के जड़ में राइजोबियम नामक, राइजोबियम दलहन फसल के जड़ में, दलहन फसल के जड़ में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम सुन लीजिए फिर से, राइजोबियम ही लिखा हुआ है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। क्या करता है सर? यह आपका नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। मतलब कि दलहन के जो जड़ होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। अब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है? यहाँ समझिएगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है। अब सुनिएगा बड़ा ध्यान से। अब एक बात बताएं, अभी हम यहाँ पे रोटी रखे हुए थे, आप आटा और रोटी, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई आटा खाना खाइएगा, नहीं खाइएगा, लेकिन जब आपको उसी आटा से पानी मिला के फिर तावा पर सेकते हैं, तावा क्या करता है? वाष्प बना के पानी उड़ाता है और रोटी बनता है। तो वही रोटी को हम लोग दबा खाते हैं, घुपचू खाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हम आटा नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं। सेम उसी प्रकार से दलहन के पेड़ पौधों को नाइट्रोजन नहीं पचता है
तो उसको नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और यही काम कौन करता है? जो नाइट्रोजन से नाइट्रेट बदलने की प्रक्रिया को स्थिरीकरण करते हैं। और ये काम कौन करता है? राइजोबियम नामक जीवाणु। कौन करेगा? राइजोबियम नामक जीवाणु। ये दलहन के पौधे के नहीं, सभी पेड़ पौधे की बात हो रही है। राइजोबियम नामक जीवाणु, अगर राइजोबियम नामक जीवाणु नहीं मिला तो एक तत्व होते हैं मोल्वेडिनियम, मोल्वेडिनियम तत्व होते हैं। और अगर नहीं मिला तो एक उर्वरक होते हैं एंजोला, एंजोला उर्वरक होते हैं। कौन से उर्वरक? एंजोला उर्वरक होती है। इतनी बात समझ में? फिर से समझिएगा, अगर कोई भी पेड़ पौधे को नाइट्रेट करने का मतलब कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलना है। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन जो है वो पेड़ पौधे जो है वह नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो दलहन फसल में ही क्या पाया जाता है? जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। अब अगर नाइट्रोजन को नाइट्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे? राइजोबियम नामक जीवाणु का प्रयोग करें। अगर ये नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? एंजोला उर्वरक का प्रयोग करेंगे, मेटाफिया तत्व का प्रयोग करेंगे। अब एक बात इससे अगर एक बात और याद रखना है, एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था लुईस पास्चर। नाम सुने होंगे। लुईस पास्चर ने क्या क्या किया सर? तो सबसे पहले लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया था। किसका खोज किया था? रेबीज का टीका का खोज किया था। अब यहाँ पे रेबीज का टीका खोज किसने किया? लुईस पास्चर। एक ही बात यहाँ पे और पढ़ना है, बस एक पॉइंट। लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया था। पहला कोई ये तो कभी भी पढ़ेंगे, इसका उपयोग अभी नहीं। रेबीज का टीका, लेकिन आ जाएगा तो लगा देना, टीका का खोज किया था। कौन? लुईस पास्चर। अब सुनिएगा ध्यान से, लुईस पास्चर नाम है। अब इन्होंने एक और क्या किया था? दूध का फास्सीकरण की प्रक्रिया बताया था इन्होंने। दूध का फास्सीकरण का प्रक्रिया इन्होंने बताया था। अब दूध का फास्सीकरण कहने का मतलब सर, दूध को ढेर दिन तक, ज़्यादा दिन तक रखने की प्रक्रिया को हम फास्सीकरण कहते हैं। इन्होंने पहला उपाय बताया कि देखो क्या करना है, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर यदि दूध को गर्म करना है, और गर्म कितना देर तक करना है? 30 मिनट तक करना है, आधा घंटा तक करना है। क्या करना है? आधा घंटा तक करना है। अब यहाँ पे इसी को फास्सीकरण कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फास्सीकरण कहते हैं। इस मेथड को कहा कि 62.8 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है दूध को 30 मिनट तक। यही दूध का फास्सीकरण ये आपको किसने बताया? लुईस पास्चर। यह मेथड को कहा जाता है LTH मेथड। LTH, L से होता है लोअर, और T से होता है आपका टेम्परेचर, और H से होता है होल्डिंग, लोअर टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बताइए लुईस पास्चर जी, ये तो बढ़िया बात को अच्छा बात बताएं, लेकिन भैया 30 मिनट तक अब समय है, हमारा पास दूधे का फैक्ट्री है, हम दूध से बहुत कुछ बनाते हैं। तो कहा कोई बात नहीं, तुम लोग के लिए अलग मेथड है। उस मेथड को कहा जाता है STH मेथड। STH। अब क्या होता है? इन्होंने कहा इस मेथड में कि देखो 71.1 डिग्री सेल्सियस पर किसी चीज़ को दूध को गर्म करना है, और कितना देर तक गर्म करना है? 15 सेकेंड तक गर्म करना है। 15 सेकेंड तक गर्म करना है। यही मेथड कहलाता है HTH, मतलब कि हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर एस होगा यहाँ पे HTS मेथड। मतलब सर हाई टेम्परेचर शॉर्ट मेथड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट मेथड। और इसी को हम लोग कहते हैं दूध का फास्सीकरण। किसने बताया था? लुईस पास्चर ने। एक आपका लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में क्या बताया था? 62.8 डिग्री तापमान पर दूध को 30 मिनट तक गर्म करना है, और कहा था कि हमें फास्ट काम करना है, तो 71.1 डिग्री सेल्सियस तक दूध को 15 सेकेंड तक गर्म करना है। इसको हम लोग HTS मेथड कहेंगे, हाई टेम्परेचर शॉर्ट मेथड कहेंगे। इसमें लो टेम्परेचर आपका हाई मेथड कहेंगे, सॉरी लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड कहेंगे। इसी को कहा जाता है दूध का फास्सीकरण। बात समझ में आया? अब जब दूध का फास्सीकरण इससे होगा सर, तो कितना देर तक रहेगा? 24 घंटा तक सुरक्षित रहेगा, और अगर उससे वसा निकाल लेंगे तो 90 दिनों तक सुरक्षित रहेगा। ये हमारा पूरे के पूरे आपका कंप्लीट हो गया अपुष्पोद्भिक वाला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा। कल हम लोग नग्न बीजी वाला पढ़ेंगे, या फिर हम लोग पुष्पीय वाला मामला पढ़ेंगे। चलते दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।